12 जून 2025 का दिन। मौसम बिल्कुल साफ था उस दिन। दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला कमर्शियल एयरलाइनर बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ता है। भाई ये जमीन छोड़ते हैं और विमान हवा में तैरने लगता है। लाइक रूटीन टेक ऑफ। हाँ, एकदम नॉर्मल। सब कुछ एक परफेक्ट गणितीय समीकरण की तरह काम कर रहा होता है। लेकिन फिर लिफ्ट ऑफ के महज 32 सेकंड बाद, सिर्फ 32 सेकंड? हाँ, 32 सेकंड्स, ये विशालकाय मशीन आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरती है। 260 लोगों की जान चली जाती है। बाप रे, मतलब एक ऐसी मशीन जिसे एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा का दूसरा नाम कहा जाता है, वो अचानक किस तरह क्रैश हो सकती है? इतने सुरक्षित माने जाने वाले विमान का महज 32 सेकंड में गिर जाना कई सवाल खड़े करता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ हुई इस खौफनाक त्रासदी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने AIIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, AIJFR की विस्तृत इंजीनियरिंग रिसर्च है, सैकॉन की बर्ड हैजर्ड स्टडी है और कई इन्वेस्टिगेटिव न्यूज रिपोर्ट्स भी हैं। सही कहा, बहुत सारा डेटा है हमारे पास। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि विमान कैसे गिरा, बल्कि उन जटिल कारणों की तह तक जाना है जिन्होंने इस त्रासदी की पूरी पटकथा लिखी। बिल्कुल, और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि जब हम इन सारे स्रोतों और जांच रिपोर्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये सिर्फ एक यांत्रिक विफलता यानी किसी पुर्जे के टूट जाने की कहानी नहीं रह जाती। तो फिर क्या है ये? ये असल में मशीन और इंसान, यानी जिसे हम ह्यूमन मशीन इंटरफेस कहते हैं, उसके बीच के संपर्क के पूरी तरह से टूट जाने का एक बहुत ही जटिल और परेशान करने वाला मामला है। मतलब तालमेल की कमी। बिल्कुल। हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरों द्वारा बनाए गए सिस्टम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फ्लाइट 171 का डेटा हमें बताता है कि आसमान में उड़ते समय हमारी सुरक्षा कितनी बारीक और कभी-कभी कितनी कमजोर कड़ियों पर निर्भर करती है। ये बहुत डरावना है सोचने में। तो उस दिन की पूरी टाइमलाइन को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। ये उड़ान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए थी। करेक्ट। दोपहर के 1:38 पर विमान रनवे से हवा में उड़ता है और फिर महज 32 सेकंड के एक छोटे से अंतराल के भीतर ये विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री से सिर्फ 1.7 किलोमीटर दूर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरता है। 32 सेकंड, मतलब ये इतना कम समय है कि शायद केबिन में बैठे यात्रियों को ये समझने का मौका भी नहीं मिला होगा कि कुछ गलत हो रहा है। सोचने का वक्त ही नहीं था। और उस 32 सेकंड के बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। क्रैश का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि विमान में सवार 241 लोगों के साथ साथ जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी जान चली गई। ओह गॉड, कुल 260 मौतें। और जब इतना सारा एविएशन टरबाइन फ्यूल एक साथ जलता है ना, तो तबाही का स्तर अकल्पनीय होता है। आग बहुत भयंकर थी, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था। भयंकर से भी ज्यादा। वहां लगी आग का तापमान लगभग 1550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। 1500 डिग्री? बाप रे। हाँ, इस भयंकर तापमान का अंदाजा मेरा मतलब है इसी बात से लगाया जा सकता है कि एल्यूमीनियम और विमान के दूसरे अलाय तक पिघल गए थे। मतलब कुछ बचा ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। पीड़ितों की पहचान करना तक असंभव हो गया था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी इसी फ्लाइट में सवार थे और उनकी पहचान भी केवल DNA टेस्टिंग के जरिए ही संभव हो पाई। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन इस पूरी भयावह तस्वीर के बीच एक ऐसा तथ्य सामने आता है जो मतलब किसी भी भौतिक विज्ञान या लॉजिक से परे लगता है। आप उस अकेले सर्वाइवर की बात कर रही हैं? हाँ, 1500 डिग्री के तापमान और धातु पिघला देने वाली उस आग के बीच 242 लोगों में से एक व्यक्ति जिंदा बच गया। एक चमत्कार की तरह। बिल्कुल। 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, वो विमान के अंदर सीट 11A पर बैठे थे। 11A जो कि इमरजेंसी एग्जिट के पास है। हाँ, और मैं सोच रही थी ये किसी ताश के महल के ढहने जैसा है, जहाँ मतलब आधार का एक पत्ता हिलने से पूरा का पूरा महल जमीन पर आ गिरता है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन बीच का एक पत्ता बिल्कुल खरोच खाए बिना अपनी जगह पे टिका रहता है। बहुत सही तुलना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या इतने बड़े हादसे में किसी एक इंसान का बच जाना महज एक किस्मत है, या फिर विमान के उस विशिष्ट हिस्से
यानी सीट 11A की बनावट और क्रैश के वक्त विमान के एंगल का इससे कोई सीधा वैज्ञानिक लेना देना है? इस तरह के हादसों में ना किस्मत शब्द बहुत छोटा पड़ जाता, क्योंकि असल में ये एरोडायनेमिक्स और इम्पैक्ट फिजिक्स का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग था। अच्छा, कैसे? जब हम रडार और क्रैश साइट के डेटा का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि जब विमान मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराया तो उसके विंग्स बिल्कुल समतल थे, मतलब एकदम लेवल में। ओके। लेकिन विमान की नाक यानी नोज करीब 8 डिग्री ऊपर की ओर उठी हुई थी। वेट एक मिनट, 8 डिग्री ऊपर, यानी विमान गिर रहा था लेकिन उसका नोज ऊपर था? हाँ। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, ये कैसे संभव है? बिल्कुल, इसे एविएशन की भाषा में एक तरह का डीप स्टॉल या पावर लॉस के बाद का एंगल कह सकते हैं। तो जब विमान इस 8 डिग्री नोज अप एंगल के साथ इमारत से टकराया तो ऊर्जा का पूरा वितरण बदल गया। इस अजीब एंगल की वजह से इम्पैक्ट का सबसे बड़ा झटका विमान के मध्य भाग पर पड़ा। अच्छा, तो बीच का हिस्सा सबसे ज्यादा डैमेज हुआ? करेक्ट, जिससे उसका पिछला हिस्सा, जिसे हम एम्पेनेज कहते हैं, वो मुख्य धड़ से टूटकर अलग हो गया। ओह वाओ! और विश्वास कुमार रमेश जी जिस हिस्से में बैठे थे वो क्रैश के मुख्य फायरबॉल से दूर छिटक कर हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरा। मतलब वो हिस्सा आग से दूर गिर गया? हाँ, और जैसा आपने बताया, सीट 11A इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल पास थी। इम्पैक्ट के झटके से वो दरवाजा खुद ब खुद टूटकर खुल गया। ये तो सच में अविश्वसनीय है। उन्होंने अपने बयान में बताया कि उन्हें बस इतना याद है कि वो अपनी सीट से उठे और उस खुले दरवाजे से बाहर आ गए। ये सुनना जितना आश्चर्यजनक है उतना ही डरावना भी है। शारीरिक रूप से वो सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन मानसिक आघात की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, उस ट्रॉमा से गुजरना आसान नहीं है। बीबीसी की जो रिपोर्ट आई है ना, उसके मुताबिक वो गंभीर PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। उन्होंने उसी फ्लाइट में अपने सगे भाई को खो दिया है। बहुत भारी नुकसान है। हाँ, ये एक ऐसा सर्वाइवर गिल्ट है जो शायद जीवन भर उनके साथ रहेगा। इस भारी त्रासदी के मानवीय पहलुओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। टाटा ग्रुप और एयर इंडिया ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 मिलियन रुपए की प्रारंभिक सहायता राशि की घोषणा की है, जो कि एक जरूरी कदम था। और इसके अलावा गुजरात सरकार ने उस क्षतिग्रस्त हॉस्टल ब्लॉक को गिराकर भुज के स्मृति वन की तर्ज पर वहां एक नया मेमोरियल बनाने की योजना भी पेश की है। एक स्मृति वन? ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है जिन्होंने उस मनहूस दोपहर को अपनी जान गंवाई। सही कहा। तो जमीनी तबाही, आग और इस अकेले सर्वाइवर की कहानी से हमें ये तो समझ आ गया कि क्रैश का अंतिम परिणाम क्या था। लेकिन हर क्रैश की एक शुरुआत होती है, एक ऐसा पॉइंट जहां सामान्य सी दिखने वाली चीजें अचानक एक जानलेवा मोड़ ले लेती हैं। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। हाँ, कॉकपिट का डेटा। रिपोर्ट बताती है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे। लेकिन सवाल ये है, क्यों? और उस क्यों का जवाब ही इस पूरी जांच का सबसे बड़ा रहस्य है। AIB की 15 पेज की रिपोर्ट के मुताबिक लिफ्ट ऑफ के महज 3 सेकंड बाद ही डेटा रिकॉर्डर में एक बहुत ही असामान्य गतिविधि दर्ज हुई। 3 सेकंड? बस 3 सेकंड? हाँ, सिर्फ 3 सेकंड। विमान के दोनों इंजनों को फ्यूल सप्लाई करने वाले स्विच, जिन्हें फ्यूल कंट्रोल स्विच कहा जाता है, वो अचानक रन पोजीशन से खिसककर कट ऑफ पोजीशन पर आ गए। बाप रे! और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों स्विच एक साथ नहीं बल्कि एक के बाद एक ठीक 1 सेकंड के अंतर पर कट ऑफ हुए। ओके, तो पहले एक फिर दूसरा। बिल्कुल। इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि दोनों रॉयल्स रॉयस इंजनों में ईंधन जाना तुरंत बंद हो गया और उन्होंने पावर देना बंद कर दिया। एक मिनट, इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। बोइंग 787 जैसे आधुनिक और हाईटेक विमान में क्या ये संभव है कि पायलट से गलती से कोई स्विच दब जाए? मतलब ये तो ऐसा हो गया ना जैसे आप किसी हाईवे पर 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और कोई गलती से इग्निशन की चाबी घुमा दे। हाँ, सुनने में ऐसा ही लगता है। तो एक $multi-million मशीन में ऐसा होना इतना आसान कैसे हो सकता है? तकनीकी रूप से ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। बोइंग 787 के कॉकपिट डिजाइन को अगर देखें तो ये फ्यूल कंट्रोल स्विच सेंटर कंसोल पर थ्रॉटल लीवर्स के ठीक नीचे स्थित होते हैं। इंजीनियरों ने इन्हें मतलब गलती से
दबने से बचाने के लिए बहुत ही जटिल स्टॉप लॉक मैकेनिज्म दिया है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? यानी अगर आपको स्विच को रन से कट ऑफ पर ले जाना है तो आप उसे सिर्फ धकेल नहीं सकते। आपको पहले उस स्विच को शारीरिक रूप से ऊपर की तरफ खींचना होगा और फिर उसे पीछे की तरफ कट ऑफ पोजीशन में ले जाना होगा। ओके, तो इसमें इंटेंशन चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा दोनों स्विच के अगल बगल मेटल के गार्ड ब्रैकेट लगे होते हैं ताकि किसी का हाथ गलती से उस पर ना पड़े। इसलिए अचानक हाथ लगने से दोनों स्विच का 1 सेकंड के अंतराल पर कट ऑफ हो जाना लगभग असंभव प्रतीत होता है। और यही बात कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR की उस बातचीत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। हाँ, वो बातचीत बहुत क्रिटिकल है। रिपोर्ट में जिक्र है कि क्रैश से ठीक पहले कॉकपिट में एक पायलट बहुत ही घबराई हुई आवाज में दूसरे से पूछता है व्हाई ही कट ऑफ, यानी उसने कट ऑफ क्यों किया। और दूसरा पायलट तुरंत जवाब देता है ही डिड नॉट, उसने ऐसा नहीं किया। सही। मतलब इस छोटी सी बातचीत से ऐसा लगता है कि कॉकपिट में मौजूद क्रू को भी समझ नहीं आ रहा था कि सिस्टम अपने आप फ्यूल क्यों बंद कर रहा है। उस CVR ट्रांसक्रिप्ट ने जांच की पूरी दिशा को 2 अलग-अलग रास्तों पर बांट दिया है। कैसे? एक रास्ता मानवीय कृत्य की ओर जाता है और दूसरा सिस्टम की गहरी विफलता की ओर। मानवीय कृत्य? हाँ, अगर हम मानवीय कृत्य की बात करें तो इटालियन मीडिया और न्यूज एक्स जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स ने एक थ्योरी उछाली कि शायद कैप्टन सुमीत सभरवाल ने जानबूझकर दोनों इंजनों का फ्यूल बंद कर दिया था। ओहो। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कैप्टन कथित तौर पर डिप्रेशन का शिकार थे और ये एक पायलट सुसाइड का मामला हो सकता है। देखिए, इन थ्योरीज पर बात करना बहुत संवेदनशील है। बिल्कुल। एक गहरे विश्लेषण के तौर पर हमारा काम किसी अफवाह का पक्ष लेना या किसी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष रूप से सभी स्रोतों को सामने रखना है। सही बात है। और अगर हम तथ्यों की बात करें ना, तो DGCA या AAIB ने अपनी किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट में पायलट सुसाइड या अमूक जानबूझकर क्रैश करने की बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं की है। हाँ, ये बात साफ करनी बहुत जरूरी है। भारतीय पायलट संघों ने भी इन मीडिया दावों को सिरे से खारिज किया है और इसे बिना सबूत की अटकलबाजी बताया है। इस निष्पक्षता को बनाए रखना जांच के लिए बहुत जरूरी है। और जब हम अन्य बाहरी कारकों को देखते हैं तो सैकॉन की एक महत्वपूर्ण स्टडी सामने आती है। अच्छा, वो बर्ड हैजर्ड वाली? हाँ। उनकी 2020 के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास कचरे और भौगोलिक स्थिति के कारण पक्षियों के टकराने का बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है। बर्ड स्ट्राइक। तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद उड़ान भरते ही कोई बड़ा पक्षी इंजनों से टकरा गया हो। हाँ। और इंजनों ने काम करना बंद कर दिया हो। लेकिन एयरपोर्ट के हाई रेजोल्यूशन CCTV फुटेज ने इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। बिल्कुल नकार दिया। मैंने देखा था वो हिस्सा। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि टेक ऑफ के समय विमान के रास्ते में या इंजनों के आसपास कोई पक्षी नहीं था। कोई पक्षी नहीं था। करेक्ट, यानी खतरा बाहर नहीं था। जो कुछ भी जानलेवा हुआ वो विमान की बाहरी त्वचा के भीतर उसके सिस्टम या इंसानों के बीच हुआ। और यही से AIJFR के वो रिसर्च पेपर बेहद प्रासंगिक हो जाता है। अगर हम इस संभावना को मान लें कि पायलटों ने जानबूझकर फ्यूल बंद नहीं किया और कोई पक्षी भी नहीं टकराया, तो फिर जिम्मेदारी सीधे तौर पर मशीन के कंधों पर आ जाती है। मशीन की गलती। हाँ, AIJFR के पेपर ने इस घटना का विश्लेषण एक सिस्टम इंजीनियरिंग की विफलता के रूप में किया है। आधुनिक विमानों में पुराने जमाने के तार और पुली नहीं होते, बल्कि सब कुछ कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे फेडैक कहते हैं। हाँ बिल्कुल, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। तो फेडैक को अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक डिजिटल दिमाग है जो इंजन के हर एक पैरामीटर को कंट्रोल करता है। मतलब फ्यूल कितना जाना है, थ्रस्ट कितना होना चाहिए, तापमान क्या है ना? ठीक कहा आपने। और AJFR के शोधकर्ताओं ने ये संभावना जताई है कि शायद ऑटो थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल में कोई भयंकर शॉर्ट सर्किट हुआ हो या फिर उसके सॉफ्टवेयर के लॉजिक में कोई ऐसा ग्लिच आया हो। सॉफ्टवेयर ग्लिच? हाँ, जिसने बिना किसी मानवीय कमांड के दोनों फ्यूल कंट्रोल यूनिट्स को शट डाउन करने का सिग्नल भेज दिया। लेकिन यार एक बात समझ नहीं आती मुझे। क्या? बोइंग 787 तो दुनिया के सबसे एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स विमानों में से एक है ना? हाँ। इस रिसर्च पेपर में स्विस चीज मॉडल का जिक्र है। स्विस चीज मॉडल, बिल्कुल। ये एविएशन सेफ्टी का एक क्लासिक सिद्धांत है। हाँ। मतलब सिस्टम की हर सुरक्षा परत चीज के एक स्लाइस की तरह है जिसमें कुछ संभावित कमियां यानी छेद होते हैं। हाँ। आमतौर पर ये छेद एक दूसरे से छिप जाते हैं और हादसा टल जाता है। लेकिन उस दिन क्या वो सारे छेद एक सीध में आ गए थे? बिल्कुल सटीक उदाहरण। इस हादसे में वो छेद बहुत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।
कैसे? पहला छेद फेडेक्स सिस्टम या तारों में संभावित खराबी, दूसरा छेद कॉकपिट के क्रिटिकल स्विच का वो डिजाइन जो शायद डिजिटल फॉल्ट को ओवरराइड करने में सक्षम नहीं था, और तीसरा सबसे बड़ा छेद हम पायलटों का अत्यधिक वर्कलोड और मानसिक दबाव। हाँ, उस दबाव के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। क्या? ये कोई साधारण कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, बल्कि ये एक पायलट प्रोफिशिएंसी चेक फ्लाइट थी। बिल्कुल सही। विमान में सिर्फ मुसाफिर नहीं थे, बल्कि कॉकपिट में DGCA के 2 परीक्षक भी बैठे थे जो पायलटों की हर एक हरकत की जांच कर रहे थे। और यहीं पर इंसानी मनोविज्ञान मशीन से हार जाता है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग या चेक फ्लाइट्स दुनिया भर की कुल उड़ानों का सिर्फ 4.7% होती हैं। सिर्फ 4.7%? हाँ, लेकिन जब दुर्घटनाओं की बात आती है तो कुल क्रैश में इनकी हिस्सेदारी चौंकाने वाली 13.2% है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जरा सोचिए, एक पायलट जो पहले से ही इस बात को लेकर तनाव में है कि पीछे बैठे परीक्षक उसकी जांच कर रहे हैं, और टेक ऑफ के महज 3 सेकंड बाद अचानक दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। जमीन से महज कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर फैसले लेने के लिए जो मानसिक स्पष्टता और समय चाहिए होता है, वो पूरी तरह से छिन जाता है। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। लेकिन मुझे यहाँ विमान के डिजाइन पर एक गहरा संदेह है। कैसा संदेह? अगर एक फ्यूल कंट्रोल स्विच को इतनी आसानी से कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या शॉर्ट सर्किट बंद कर सकता है, तो क्या इस करोड़ों डॉलर की मशीन में रिडंडेंसी की भारी कमी नहीं है? रिडंडेंसी मतलब? मेरा मतलब है सुरक्षा की दूसरी या तीसरी परत। आपकी ये शंका बिल्कुल वाजिब है, और एविएशन इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी। AIJFR के पेपर ने इस कमी को इंसान और मशीन के इंटरफेस की सबसे बड़ी डिजाइन खामी बताया है। अच्छा। रिपोर्ट में बताया गया है कि बोइंग के इस विशिष्ट सिस्टम में इंडिपेंडेंट डुअल चैनल सेफ्टी इंटरलॉक्स की कमी थी। इंडिपेंडेंट डुअल चैनल सेफ्टी इंटरलॉक्स, इसका मतलब ये है कि अगर एक सिस्टम गलती से कट ऑफ का सिग्नल भेज भी दे तो एक दूसरा पूरी तरह से स्वतंत्र सिस्टम होना चाहिए। Correct. जो ये चेक करे कि रुको, हम अभी हवा में सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर हैं, इस वक्त इंजन बंद करना तार्किक नहीं है। बिल्कुल। और वो उस कमांड को खारिज कर दे। बिल्कुल सटीक। ऐसा कोई इंटरलॉक वहां मौजूद नहीं था जिसने उस गलत कमांड को रोका हो। हाँ। और जो बात सबसे ज्यादा विचलित करती है वो ये है कि AIB की जांच में ये सामने आया कि 2018 में FAA ने बोइंग 737 के ऐसे ही स्विच डिजाइन को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। 2018 में? मतलब ये समस्या पूरी तरह से अज्ञात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह वाओ। और ऐसा नहीं है कि विमान ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की? हाँ, बैकअप सिस्टम्स एक्टिवेट हुए थे। मैंने पढ़कर जाना कि जब सिस्टम में गड़बड़ी हुई तो विमान के बैकअप सिस्टम ने रिएक्ट किया। इंजन बंद होने के ठीक 5 सेकंड बाद विमान का RAT यानी रैम एयर टरबाइन अपने आप बाहर आ गया। ये एक छोटा सा प्रोपेलर होता है जो विमान के बाहर निकलकर हवा के दबाव से घूमता है और इमरजेंसी बिजली पैदा करता है ताकि विमान के कंप्यूटर चलते रहें। है ना? बिल्कुल। उस रैम एयर टरबाइन के बाहर आने के बाद करीब 14 सेकंड के मार्क पर फ्यूल स्विच वापस रन पोजीशन पर आ गए। ओके, तो सिस्टम ने खुद को रीसेट किया। हाँ, फेडेक्स सिस्टम ने तुरंत इंजनों को दोबारा चालू करने की यानी ऑटो रीस्टार्ट की कोशिश की। डेटा दिखाता है कि पहला इंजन चालू हो भी गया था और तेजी से स्पीड पकड़ रहा था, और दूसरा? जबकि दूसरे इंजन में फ्यूल जाने के बावजूद उसका रोटेशन गिर रहा था। लेकिन यहाँ भौतिकी ने उनका साथ छोड़ दिया। मतलब समय कम था? समय और ऊंचाई। एक जेट इंजन को पूरी तरह से बंद होने के बाद दोबारा से ताकत पकड़ने के लिए काफी समय और सबसे महत्वपूर्ण चीज ऊंचाई की जरूरत होती है। उस वक्त विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई पर था। उनके पास वो कीमती ऊंचाई नहीं थी जो उन्हें हवा में टिकाए रख सके। 625 फीट तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इतिहास, वर्तमान और इन सारी तकनीकी खामियों को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है। So, what does this all mean? अगर हम अहमदाबाद के उड्डयन इतिहास के पन्ने पलटें तो ये पहली बार नहीं है जब वहाँ ऐसी कोई बड़ी त्राजेडी हुई हो। आप 1988 की बात कर रही हैं? हाँ, 1988 में 19 अक्टूबर के दिन इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113, जो कि एक बोइंग 737 विमान था, इसी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरते समय क्रैश हो गई थी। उस हादसे में 133 लोगों की जान गई थी। बहुत बड़ी घटना थी वो। 1988 के उस हादसे और आज के इस क्रैश में ना एक बहुत ही अजीब सी समानता है। क्या समानता है? उस समय की जांच रिपोर्ट में पायलट के खराब जजमेंट और खराब विजिबिलिटी को मुख्य कारण बताया गया था।
एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने धुंध की सही जानकारी नहीं दी और हम पायलटों ने बिना रनवे देखे विमान को 500 फीट से नीचे उतार दिया। ओहो। दोनों ही मामलों में, चाहे वो 1988 हो या 2025, जब अहम समय पर इंसान के फैसले और मशीन या पर्यावरण के डेटा के बीच का तालमेल बिगड़ता है तो परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। यानी तकनीक भले ही बदल गई हो, लेकिन ह्यूमन मशीन इंटरफेस की कमजोरी आज भी वही है। बिल्कुल भैया। भविष्य में किसी भी हवाई सफर के दौरान उस जटिल विज्ञान को याद रखना जरूरी है। और अगर हम भविष्य की बात करें तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि हमारी नई कारों में ऑटो ब्रेकिंग या लेन असिस्ट जैसे सिस्टम आ गए हैं। बहुत कॉमन हो गए हैं अब। हाँ, अगर ड्राइवर ब्रेक लगाना भूल जाए या सामने अचानक कोई रुकावट आ जाए तो कार के सेंसर खतरे को भांप लेते हैं और कार खुद ब खुद ब्रेक लगा देती है। सही कहा। मतलब मशीन मानवीय भूल को सुधार लेती है। क्या एविएशन जैसी इंडस्ट्री में ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स नहीं होने चाहिए जो जानलेवा कमांड्स को रोक सके? इस दिशा में एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और HUMS यानी हेल्थ एंड यूसेज मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ये भविष्य की सुरक्षा का आधार बनने वाले हैं। वो कैसे काम करेंगे? टाइम में डेटा का विश्लेषण कर सके। अगर वो AI देखता है कि विमान टेक ऑफ कर रहा है, ऊंचाई कम है और अचानक कोई कमांड दोनों इंजनों को बंद करने को कह रहा है, तो वो समझ जाएगा कि ये गलत है। बिल्कुल। तो AI उस कमांड को अतार्किक मानकर ओवरराइड कर दे। वह किसी इंसान या खराब सॉफ्टवेयर की बेवकूफी को सिस्टम पर हावी होने से रोक सकता है। ये तो बहुत ब्रिलियंट है। और ये तकनीक सिर्फ उड़ने तक ही सीमित नहीं है। क्रैश के बाद की जो दर्दनाक जांच प्रक्रिया होती है उसे भी तकनीक बदल रही है। हाँ, ड्रोन तकनीक। जिस आग का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस हो, वहां किसी भी जांचकर्ता का जाना जानलेवा हो सकता है। वहां अब MIT के रोबोटिक्स और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। MIT की लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि आज के एडवांस्ड ड्रोन सिर्फ 15 से 20 मिनट के भीतर पूरे क्रैश साइट की बेहद सटीक 3D मैपिंग कर सकते हैं। सिर्फ 15-20 मिनट में? हाँ, इन ड्रोन्स में लगे इंफ्रारेड सेंसर आग के धुएं के पार देख सकते हैं। वे ये पहचान सकते हैं कि कौन सा पिघला हुआ हिस्सा कार्बन फाइबर कंपोजिट है और कौन सा एल्युमिनियम। वाह! वे फ्यूल लीक के रास्ते को ट्रैक कर सकते हैं। इससे जांच की रफ्तार ना सिर्फ कई गुना बढ़ जाती है, बल्कि इंसानी जांचकर्ताओं को जहरीले मलबे से भी बचाया जा सकता है। ये सच में बहुत जरूरी इनोवेशन है। खैर, पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटे तो 12 जून 2025 का अहमदाबाद क्रैश सिर्फ एक तकनीकी रिपोर्ट के चंद पन्नों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विमान के जटिल सिस्टम्स, कॉकपिट के अत्यधिक दबाव और इंजीनियरिंग की उन अनदेखी कमियों का एक बेहद दुखद संगम था। हमने एक बहुत ही सुरक्षित मशीन को गिरते हुए देखा है और उसी मलबे से ये भी सीखा है कि एविएशन इंजीनियरिंग को अभी भी अपनी रिडंडेंसी और सेफ्टी इंटरलॉक्स को और कितना बेहतर बनाने की जरूरत है। उड्डयन सुरक्षा का इतिहास हमेशा से ही पिछली त्रासदियों की राख से सबक लेकर लिखा गया है। हाँ। हर एक हादसे के बाद जो नए नियम बनते हैं, जो नई सुरक्षा परतें जुड़ी जाती हैं, वो भविष्य की अनगिनत उड़ानों को सुरक्षित बनाती हैं। बिल्कुल। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का यह हादसा हमें याद दिलाता है कि मशीनें कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाएं, इंसान और मशीन के बीच संवाद स्पष्ट और सुरक्षित होना चाहिए। सही बात है। हमें ऐसी मशीनें चाहिए जो इंसानी कमियों को समझें और ऐसे डिजाइन चाहिए जो मशीनी गलतियों को इंसान तक पहुंचने से पहले रोक दें। लेकिन इन सब बातों के बीच एक विचार है जो आज के इस विश्लेषण के अंत में मैं छोड़ना चाहती हूँ। हम विमानों में AI और ऑटोमेशन को इतना सशक्त बनाने की वकालत कर रहे हैं कि वो पायलट की कमांड को भी खारिज कर सके, उसे रोक सके। लेकिन जरा सोचिए, जब हम आसमान में एक कंप्यूटर को इंसान से ज्यादा अधिकार दे देंगे, मतलब जब एल्गोरिदम ही ये तय करने लगेगा कि कॉकपिट में बैठा पायलट सही है या गलत, तो क्या हम असल में एक मशीन पर कुछ ज्यादा ही अंधा भरोसा नहीं कर रहे होंगे? बहुत गहरा सवाल है। और सोचिए, अगर किसी दिन वो एडवांस्ड मशीन खुद ही गलत डेटा का शिकार हो गई और पायलट उसे सुधारना चाह रहा हो, लेकिन मशीन उसे ऐसा करने से रोक दे, तो फिर उस तबाही की जिम्मेदारी किसकी होगी? कॉकपिट में बैठे उस इंसान की या उस AI के कोड को लिखने वाले प्रोग्रामर की? ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब भविष्य की एविएशन इंडस्ट्री को खोजना ही होगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।